हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मटलानी। ये है महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस हिस्ट्री का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स हम शुरू कर चुके हैं। पहले दो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर इसमें मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट्स में लिंक पिन कर दूंगी। शुरू करते हैं। ये है हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट और प्रोबेबली आखिरी वीडियो। इसमें मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। हाय, मेरा नाम है सिमरन मटलानी। ये है हिस्ट्री बाय सिमरन मटलानी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के चैप्टर्स के लिए। आज है 15 अगस्त और मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इंडिया के अलावा भी और कई सारे देश हैं जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। कौन से देश हैं उसका वीडियो भी मैंने आपको चैनल पे दिया है कि जाइएगा, देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। सो पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको विजुअल आर्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया था, विजुअल आर्ट क्या होता है, और इस वीडियो में हम करने वाले हैं परफॉर्मिंग आर्ट को। विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट का डिफरेंशिएट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि विजुअल आर्ट एक ऐसा आर्ट है, एक आर्ट पीस जो एक आर्टिस्ट पहले से ही बना दे, एक बार में बना देता है और उसको आप जब चाहे जितनी बार चाहे जा करके देख सकते हैं। जैसे कि पेंटिंग एक बार बन गई तो आप उसको एग्जीबिशन पे ऑनलाइन तस्वीरों में देख सकते हो। मूर्तियां एक बार एक आर्टिस्ट बना दे कोई मूर्ति तो वो मूर्ति आप देख सकते हो चाहे जितनी बार देखो। जैसे अभी गणपति आने वाला है तो आप लोग अपने घर पे गणपति जी की मूर्ति लाएंगे, तो वो क्या है कि वो एक आर्टिस्ट ने एक बार मूर्ति बना दी, तो आप अपने घर में लाने के बाद उसको चाहे जब चाहे देख सकते हैं कि वैसा ही हमारे आर्किटेक्चर के साथ है। एक बार जैसे आप आर्किटेक्चर ने एक आर्किटेक्ट ने मान लो ताजमहल बना लिया, अब बार बार आर्टिस्ट को जरूरत नहीं है कि वो आए, वो एक बार फिर से उसको बनाए आप लोगों के लिए, नहीं, वो बन गया, आप जितनी बार चाहे आप देख लो। लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट के साथ ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि कैसे इसका ऑपोजिट होता है पता है? वहां पे ना आर्टिस्ट को, अगर आप चाहते हो कि आप वो आर्ट देखो, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब वो आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा। इसीलिए उसका नाम है परफॉर्मिंग आर्ट। एक ऐसा आर्ट जिसको आर्टिस्ट आके लाइव ऑडियंस के सामने, अपने दर्शकों के सामने परफॉर्म करता है कि ऑन अ सर्टेन टाइम। आप उसको अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं देख सकते, जब आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा तब आप उसको देख सकते हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? परफॉर्मिंग आर्ट में होता है डांस, होता है, पेन नहीं चली थी, इसमें होता है डांस, डांस फॉर्म। अगर आपको कोई डांस परफॉर्मेंस देखनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब डांसर परफॉर्म करेगा या उसका वीडियो अपलोड करेगा, या आप कभी किसी थिएटर में जाके देखोगे किसी परफॉर्मेंस को, किसी कॉन्सर्ट में जाके किसी सिंगर को सुनोगे, या कोई सिंगर जब कोई अपना एल्बम रिलीज करेगा तो आपको वो सुनने मिलेगा या वो डांस देखने मिलेगा या वो मूवी देखने मिलेगी। तो इसमें क्या आ गया? डांस आ गया, इसमें म्यूजिक आ गया, और इसमें थिएटर आ गया। इसमें मूवीज, फिर लाइव स्टेज ड्रामास, थिएटर्स, ओपेरा, ये सब इसमें कवर होते हैं, ओपेरा वगैरह। आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स और परफॉर्मिंग क्लासिकल आर्ट्स का, इसमें कुछ डिटेल्स है ना जो मिसिंग है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो क्या है? देखो, एक डिफरेंस तो ये है कि विजुअल आर्ट का और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट का। फिर दूसरा आर्ट में डिफरेंस क्या है कि एक होता है फोक आर्ट और दूसरा होता है क्लासिकल आर्ट। बहुत बहुत लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, याद कैसे पड़ेगा, पर आप इसको इस तरह से याद करिए कि वो आर्ट जो आप एक बार आर्टिस्ट ने बना लिया तो वो विजुअल हो गया, और जो आर्ट आपको परफॉर्म होते वक्त आपको देखना देखना है तो परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, वो हो गया परफॉर्मिंग आर्ट। फोक आर्ट, क्लासिकल आर्ट, फोक आर्ट एक ऐसा आर्ट जो आपकी कम्युनिटी में, आपके समाज में डेवलप होता है कि, और क्लासिकल आर्ट एक ऐसा आर्ट होता है जो बहुत ही हाई लेवल पे एडवांस होता है, उसके रूल्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं सीखने के लिए, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। लेकिन फोक आर्ट ऐसा नहीं होता, वो आप अपने कम्युनिटी में रहकर, अपने घर से, अपने फैमिली मेंबर्स से, घर के बड़े बुजुर्गों से, टाइम के साथ बचपन से बड़े होते होते आप सीखने लगते हो, क्योंकि आप उस कम्युनिटी में रहे हो, आपकी फैमिली में वो कला चलती आई है। सो जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स का नाम लेती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर डांस, म्यूजिक और थिएटर एंड ड्रामा की। ये डेवलप कहाँ होती है, इनके ओरिजिन्स क्या है? इनके ओरिजिन्स है यहाँ तो ये कम्युनिटी और विलेजेस में। कौन से? फोक परफॉर्मेंसेस, फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनकी डेवलपमेंट या तो गांव में, अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में होती है कि
जैसे कि महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन होते हैं डांस के, महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन होते हैं म्यूजिक के, महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन होते हैं के पेंटिंग के भी। मराठा पेंटिंग स्टाइल हमने पिछले वीडियो में देखा था। पर क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट कैसे डेवलप होते हुए थे? वो यूजुअली या तो रॉयल कोर्ट्स में या टेम्पल्स में, मंदिरों में या राजा के दरबार में। वो ओवर द टाइम सिंगर म्यूजिशियंस हुआ करते थे जो शास्त्रीय संगीत गाते थे, डांसर्स थी जो बहुत ही हाईली ट्रेन्ड होती थी, उनके गुरु होते थे, और वो धीरे धीरे डेवलप होती थी। सो वो होते हैं इनके ओरिजिन का डिफरेंस। ये कम्युनिटी में लोगों के बीच डेवलप हुआ, इसीलिए ये लोगों से जुड़ा हुआ है, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है लोगों के। जबकि और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है कि इसमें अगर आपको म्यूजिक, अगर आप फोक म्यूजिक जाओ तो उसमें ज्यादा राग पे या ज्यादा सुर पे इतना फोकस नहीं करते। वो सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग रिलेटेड होता है, अपने डे टू डे लाइफ की कहानियों से रिलेटेड होता है, अपनी कम्युनिटी की माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, मिथ्य कहानियां होती हैं। लेकिन क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल डिसाइडेड होता है, उसके रूल्स होते हैं परफॉर्म करने के। ये राग आपको इसमें गाना है, ये आपको ऐसा सुर पकड़ना है, ये सब रूल्स होते हैं क्लासिकल के। फिर ये जनरेशन टू जनरेशन बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के चलता है। ये आपको मैंने पिछले बार भी बताया था, फोक ट्रेनिंग में कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, आप अपने घर पे अपनी कम्युनिटी में सीखते हो। जबकि क्लासिकल आर्ट आपको किसी प्रोफेशनल, किसी गुरु से सीखना पड़ता है। जो फोक ट्रेडिशंस होते हैं ना, यूजुअली रीजनल लैंग्वेज में, आपकी लोकल, आपकी मातृभाषा में, मदर टंग में डेवलप होते हैं कि जैसे हमारे फोक ट्रेडिशंस महाराष्ट्र के जो हैं वो मराठी लैंग्वेज में डेवलप हुए। लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेजेस में डेवलप होते हैं वो होते हैं क्लासिकल आर्ट्स होते हैं, जैसे कि संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस, जो कि लोगों लोगों की ना लोकल भाषा नहीं है या मदर टंग नहीं है, कि वो एक रीजनल लैंग्वेज में डेवलप होती है, वो होती है फोक ट्रेडिशंस। जो क्लासिकल लैंग्वेज में डेवलप हुआ वो हो गया हमारा क्लासिकल ट्रेडिशन या क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट। एग्जाम्पल के लिए है, महाराष्ट्र में मान लो कोली डांस हो गया, फिर पंजाब में भांगड़ा होता है, फिर मराठी में एक पोएट्री का फॉर्म होता है पावड़ा, और फिर कीर्तन जो हमारे यहाँ पे कभी भी कोई पाठ रखा जाता है, कोई आरती पूजा रखी जाती है घर पे, तो उसमें कीर्तन भजन गाए जाते हैं कि वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे फोक ट्रेडिशंस होते हैं कि हमारी हमारी किसमें मान्यता है। जैसे भगवान विष्णु के भी कई अवतार हैं। कुछ लोग भगवान राम को मानते हैं, कुछ कृष्ण भगवान को मानते हैं। महाराष्ट्र में मैंने देखा है लोग यूजुअली विठल को मानते हैं कि तो वो क्या है, वो हमारा फॉर्म है कि भगवान को मानने का, सेम गॉड है, विष्णु है, लेकिन हमारा फॉर्म क्या है, हम विठल को मानते हैं कि महाराष्ट्र में। सो वैसे ही कीर्तन भी उस हिसाब से चेंज होता है। जो राम भगवान को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, उनके भजन कीर्तन अलग तरीके के होते हैं। जो कृष्ण भगवान को गाते हैं उनके गीत अलग होते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में अलग तरीके के गाने बनते हैं, कि एक अलग तरीके का भजन गाया जाता है कि पर क्लासिकल आर्ट जो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग से सीखना पड़े, वो उसमें क्या फॉर्म्स हैं? उसमें हमारा महाराष्ट्र का लावनी है, फिर कथक है, फिर ओडिशा में ओडिसी डांस है, भरतनाट्यम है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक पे आते हैं। पहले यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट। फोक आर्ट के बारे में पहले बताया है कि इंडिया हैज इंडिपेंडेंट एंड वेरिड ट्रेडिशन। वैरायटी क्यों है ट्रेडिशंस की? फोक सॉन्ग, फोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फोक डांस एंड फोक थिएटर। तो ये कौन से परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए? सॉन्ग्स, संगीत। देखो, म्यूजिक है ना, दो तरीके का होता है। एक म्यूजिक जो आप गाते हो वो आपका वोकल म्यूजिक हो गया, और जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो जैसे पियानो, सितार, गिटार या तबला या इवन फ्लूट या बांसुरी वगैरह, तो वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी एक म्यूजिक का पार्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट प्लस आप खुद उस इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे हो तो वो म्यूजिक अलग होता है। फिर डांस होता है एंड थिएटर होता है। हर जगह की इंडिया के हर रीजन का एक अपना फोक ट्रेडिशन होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। एंड देयर एग्जिस्ट मेनी रिच ट्रेडिशंस एंड परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे रीजन्स में अलग अलग फोक आर्ट्स हैं के। सो दे डेवलप्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सोशल लाइफ। तो ये कहाँ से डेवलप हुए? मैंने कहा ना, सोशल लाइफ से, इंसान की जिंदगी से, और उनके फेथ से, उनके धर्म से, उनकी मान्यताओं से। जैसे मैंने आपको विष्णु भगवान का एग्जांपल दिया, तो जिस जिस फॉर्म ऑफ विष्णु को हम
पूछते हैं कि उसकी वजह से भी हमारे म्यूजिक, डांस और थिएटर में अलग डेवलपमेंट होती है कि To name a few, we may mention Koli dance, Tarpara dance, Dashaavatar theater है, पावरा अगेन कीर्तन एंड ये जगड़ गोंदल, ये सब हमारे महाराष्ट्र के फोक ट्रेडिशंस में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, इनको परफॉर्म किया जाता है, ये कोई पेंटिंग या स्कल्पचर नहीं है। ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडिया हैज रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। सो क्लासिकल में भी हमारे पास बहुत रेंज है कि आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि नट्य शास्त्र नाम की एक बुक है कि एक टेक्स्ट है कि जो किसने लिखी थी, भरत मुनि ने लिखी थी। आई थिंक 8th या 9th सेंचुरी में, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है। इसमें नट्य शास्त्र जैसे वर्ड है, नट्य शास्त्र, शास्त्र मतलब नॉलेज या बुक जो किसी पर्टिकुलर बात बारे में है, तो नट्य या नृत्य डांस के बारे में। सो ये डांस के बारे में भी है, म्यूजिक के बारे में भी है और थिएटर के बारे में भी है, बट मोस्टली इसका फोकस क्या है, नट्य शास्त्र का, डांस पे। तो इट इज अ शास्त्र, इट इज अ बुक अबाउट डांस। इसमें रूल्स हैं कि 9 मूड्स या 9 रास, नव रस, आपने वर्ड सुना होगा नव रस। तो डांस के नव रस होते हैं या 9 मूड्स होते हैं, जो इंसान के मूड्स होते हैं ना, उसको रिफ्लेक्ट करना डांस के फॉर्म्स में। तो कौन से वो 9 रास हैं कि यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। श्रृंगार यानी लव, हास्य यानी ह्यूमर, बेभत्सा यानी रिपल्शन, रौद्र यानी टेरेबल, करुणा या दुखी, वीर या हेरोइक, भयानक फेयरफुल, अद्भुत वंडरस, एंड शांत या पीसफुल। सो यहाँ पे मैंने शांत क्यों हाईलाइट किया, मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे थी, हाँ, देखो ये आपको, अगेन मैंने कहा था ना आपको एग्जाम्पल में, एग्जाम के टाइम पर ना आपको जो एग्जाम्पल्स के लिए मैंने इमेजेस दिखाऊंगी ना, वो आपको याद आएंगी। जैसे यहाँ पे श्रृंगार यानी कि लव या ब्यूटी, तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखोगे ना, तो वो दिखाता है। इसके हाथ का आप स्टाइल देखो, इसके फेस पे जो आपको भाव दिखेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा मूड डेपिक्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही हास्य है, ह्यूमर, हंसी मजाक। फिर करुणा या सिंपैथी या दया, इसको हम कहते हैं। फिर रौद्र मन डरावना, रुद्र, रुद्र अवतार, टेरिबल, फिर डराना। फिर वीर यानी कि वीरता, हीरोइक, बहुत स्ट्रांग है, वीरता है, हम बहुत स्ट्रांग है, ये दिखाना, ये एक्सप्रेस करना। भीभत्सा यानी कि रिपल्शन, या आप इसको कह सकते हो जैसे डिस्गस्टेड फील करना, कि घिन आती है जब, जैसे आप देखोगे इसके एक्सप्रेशन में ही दिख रहा है कि वो किसी चीज से घिन आ रही है, कि शी इज रिपल्सिंग समथिंग। फिर अद्भुत, या ऐसा कुछ जो आपको हैरान कर दे, वंडरस, चौंका देने वाला। फिर भयानक यानी कि जिससे आपको डर लग रहा है कि। फिर शांत, काम, पीसफुल। फिर मैंने शांत, जैसे मैंने कहा कि मैंने क्यों हाईलाइट किया था, क्योंकि जो 9 नवरस है ना, वो ओरिजिनली 8 हुआ करते थे। भरत मुनि के बुक में सिर्फ 8 थे। ये जो शांत वाला नवरस है ना, वो बाद में ऐड किया गया है। किसने किया था, अभिनव गुप्ता नाम के एक कश्मीर के स्कॉलर थे। उन्होंने 10th सेंचुरी में नट्य शास्त्र में ये 9th रास या 9th मूड को जो है ऐड किया था। सो आगे बढ़ते हैं। Indian people came in contact with cultural traditions of other nations, and that resulted in blending of many different streams in presentation of Indian performing arts, enriching them over time. As a result, many styles of presenting of classical vocal music, instrumental music, and dance came in existence. Various schools preserving those styles were also created. आप किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जब, और जब आप किसी एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो, किसी ऐसे इंसान से बातचीत करना शुरू करते हो जो आपसे टोटली ऑपोजिट कल्चर का हो। जैसे इंडिया का कल्चर और वेस्टर्न कल्चर बहुत ही अलग है। जहाँ इंडिया के कल्चर में हम लोग फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं, डाउरी ली जाती है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वहीं वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वेस्ट में काफी अलग सिस्टम होता है। तो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं या नहीं, वैसे ही हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं हमारे आर्ट्स में भी। जो आर्ट हम इंडिया में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की, और एक पेंटिंग थी जो थी विंसेंट वैन गो की, एक इंडियन और एक वेस्टर्न पेंटर। लेकिन फर्क क्या है कि इसमें वो पेंटिंग नहीं है क्या? अच्छा चलो, वो किसी और में रही होगी।
क्या फर्क है कि जब राजा रवि वर्मा पेंट करते थे ना, तो उनकी पेंटिंग का रीजन क्या होता था कि हमें हमारे ग्रंथों की जो कहानियां हैं वो दिखानी है। लेकिन विंसेंट वैन गॉग क्यों पेंट करते थे? अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे ही आर्ट्स, जब आर्ट में भी जब हमारा कल्चर किसी और देश के कल्चर से मिलता है, कांटेक्ट में आता है, तो हमारे कल्चर में नई चीजें ऐड होने लगती हैं। वैसे ही हमारे आर्ट के साथ भी नई नई डेवलपमेंट्स होने लगती हैं। इसकी वजह से उसकी एनरिचमेंट होती है, यानी कि उसमें एक वैल्यू बढ़ती है, उसकी एक कैरेक्टर इंप्रूव होता है। कि एनरिच होने का यही मतलब है कि जो ऑलरेडी है उसमें और बरकत होना और उसको बारीक बनाना। एज अ रिजल्ट नए नए तरह के स्टाइल्स बनते गए। किसके? क्लासिकल वोकल म्यूजिक, जैसा मैंने कहा जब आप गाते हो तो वो वोकल म्यूजिक होता है। जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करके होता है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है। एंड डांस। तो इनके नए नए स्टाइल्स बनते गए थे। आगे इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि दो मेन ब्रांचेस हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। तो वो कौन सी दो मेन ब्रांचेस हैं? कि हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक का डिफरेंस क्या है? कि यहाँ पे मैंने आपको टेबल्स इसीलिए दी हैं ये सारी, ताकि आप एग्जाम में फटाफट रिवाइज कर सको। आपको एक छोटी सी पॉइंट याद रहेगी कि कंपेयर टू पूरा पैराग्राफ रट के जाने के। हिंदुस्तानी म्यूजिक कर्नाटक म्यूजिक में डिफरेंस क्या है? ये प्रेवलेंट कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ इंडिया में। और ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ इंडिया में। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहाँ कब ओरिजिनेट हुआ था? ड्यूरिंग वैदिक एज। ये ऑलमोस्ट 1500 बिफोर क्राइस्ट एरा की बात है, जब वैदिक एज हुआ करती थी ना। ऑलमोस्ट बिफोर क्राइस्ट एरा 1500 से लेके है। सो कर्नाटिक मूवमेंट, कर्नाटक म्यूजिक जो है, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, वो कब ओरिजिनेट हुआ था? वो भक्ति मूवमेंट के दौरान ओरिजिनेट हुआ था। भक्ति मूवमेंट क्या है पता है? जब वैदिक कल्चर शुरू हुआ तो बहुत सारे कास्ट सिस्टम बन गया। फिर कास्ट सिस्टम में ऐसा होता था कि सिर्फ ब्राह्मण्स को परमिशन हुआ करती थी या एक्सेस हुआ करता था वेदों का। लेकिन जो ब्राह्मण्स के नीचे थे ना, जो नीचे कास्ट के थे ना, उनको वेदों का ज्ञान एक्सेस नहीं था। उनको कह सकते हो ना कि वो एक्सेस नहीं कर पाते थे। उनको हक नहीं था कि आप वेदों को स्टडी करो। वो राइट सिर्फ कह सकते हो ब्राह्मण्स के लिए सिक्योर हुआ करता था। तो जो लोअर कास्ट के थे ना, वो कहने लगे कि हमको अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमें भी एक एक्सेस मिले भगवान से जुड़ा, गॉड से या ग्रंथों से। तो उस वक्त के तौर पर ना भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। भक्ति मतलब क्या? अपने मन की भक्ति, हम हमारा। ऐसा करते करते भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ वैदिक एज के बाद में। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे लगता है इसका पीरियड आप कह सकते हो 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, जब बुद्धिज्म डेवलप हुआ या जैनिज्म डेवलप हुआ। फिर उसके बाद साउथ इंडिया में भी भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से प्राइमरीली शुरू हो गया। तो इस तरह आपको याद रहेगा, क्योंकि वैदिक एज कहाँ से शुरू हुआ था? 1500 बिफोर क्राइस्ट एरा में, मोस्टली नॉर्थ ऑफ इंडिया में। लेकिन कर्नाटक संगीत जो है वो साउथ इंडिया में क्यों प्रेवलेंट है? क्योंकि उसका ओरिजिन ही भक्ति मूवमेंट में है। और भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन कहाँ से था? साउथ इंडिया से था। फिर emphasizes on improvisation and emphasizes on structure and composition। फर्क क्या है? कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ना, वो किस बात पे फोकस करता है? इम्प्रोवाइजेशन पे। आप जैसे जैसे गाना शुरू करते हो वैसे वैसे आप उस हिसाब से अपना सुर चेंज करो। लेकिन कर्नाटिक संगीत क्या है? वो किस बात पे एम्फोसाइज करता है, वो किस बात पे जोर देता है? कि आपका जो राग है, आपका जो सुर है ना, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। पहले आप यही राग पकड़ोगे, फिर आप ये राग पकड़ोगे, फिर आप ऐसे गाओगे, फिर आप वो गाओगे। पूरा का पूरा एक स्केड्यूल की तरह या ऐसा सिस्टम में चलना, एक स्ट्रक्चर के अनुसार आप जब गाते हो। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक इसके बिल्कुल उल्टा चलता है। वो इम्प्रोवाइजेशन पे भरोसा रखते हैं। आप इम्प्रोवाइज करिए, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा सुर पकड़िए जो सेट होके। सिमिलरली क्लासिकल संगीत का और क्या डिफरेंस है? एक है क्लासिकल हो सकता है या सेमी क्लासिकल हो सकता है। सेमी क्लासिकल में बहुत सारा फोक म्यूजिक भी है। तो देखो हमने सो फार क्या पढ़ा कि यहाँ तो आर्ट जो है वो यहाँ तो फोक आर्ट है, यहाँ तो फिर क्लासिकल। ये क्या हो गया? अच्छा, देखो आर्ट जो है या तो
फोक आर्ट है जो कि कम्युनिटीज में डेवलप होता है और जिसकी ट्रेनिंग नहीं लगती, या फिर क्लासिकल है, क्लासिकल में ट्रेनिंग की जरूरत होती है और वो हाई लेवल पे बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज में डेवलप हुआ था। इन दोनों के बीच में आता है एक सेमी क्लासिकल। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें फोक, कुछ फोक म्यूजिक, फोक डांस भी इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम म्यूजिक की बात करें, क्लासिकल म्यूजिक की, तो क्लासिकल म्यूजिक एक पूरी तरीके से एक क्लासिकल है और एक है सेमी क्लासिकल, जिसमें थोड़ा सा फोक फोक म्यूजिक से भी लिया गया है, रीजनल म्यूजिक से भी लिया गया है पार्ट, और क्लासिकल म्यूजिक की तरह उसमें प्रैक्टिस की, उसमें प्रोफेशनल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा फोक आर्ट जिसमें आपको प्रैक्टिस की, जिसमें आपको प्रोफेशनल लर्निंग की जरूरत हो। सो जब आप तीनों को, थ्री फॉर्म्स को ब्लेंड करते हो, कौन से थ्री फॉर्म्स? वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और डांस। जब आप सुर से गाते हो, जब आप एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, और जब आप कोई डांस परफॉर्म करते हो, तो उससे हमें क्या देखने मिलता है? एक वैरायटी है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स की। यहां तक हमने किया हमारा म्यूजिक पूरा। म्यूजिक में क्या देखा? एक फॉर्म है हिंदुस्तानी, दूसरा कर्नाटिक, उसके अलावा है क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। सो दोनों मैंने आपको सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश की है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, और क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल, जो कि क्लासिकल और फोक म्यूजिक के बीच में आता है। कि फिर डांस फॉर्म्स में क्या है? कि डांस फॉर्म्स में क्या है कि जब आप डांस को, एक तरीके की डांस करते हो, उसके पीछे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है और उसके पीछे कोई गा भी रहा है, कि तो उसके चलते ना कई सारे डांस फॉर्म्स डेवलप हुए। कि कौन से डांस फॉर्म्स डेवलप हुए, इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं। 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया विद स्टेट्स। सो कौन से स्टेट में कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म डेवलप हुई, इसकी यहाँ पे आपको लिस्ट है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु में, कथकली है केरला में, कथक है नॉर्थ इंडिया में, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की, उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी है, उड़ीसा में ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है केरला की, एंड सत्रिया है असम की। उसके अलावा ये हो गई हमारी 8 फॉर्म्स इंडिया की क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल मतलब जिसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कोई डांस करनी है जैसे कथक या कथकली या भरतनाट्यम, तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, आपको एक टीचर चाहिए जिससे आप सीखो और बहुत साल तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप इस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हो। वो हो गया हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म। और इंडिया के कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म्स है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। सो वही एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में है लावनी, ओडिसी है, फिर तमिलनाडु की भरतनाट्यम है, कथकली और मोहिनीअट्टम है केरला की। सो यहाँ पे लावनी का भी फोटोग्राफ दिया गया है कि कैसे होती है, कि ये ट्रेडिशनल अटायर है। कि फिर यहाँ पे एक छोटा सा डी डू यू नो दिया गया है। रूलर ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह टू ने दक्खनी उर्दू भाषा में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब नवरस। इस टेक्स्ट में क्या है? क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बताया गया, इंडिया का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्या वर्सेस इंक्लूडेड है द्रुपद स्टाइल में? द्रुपद एक तरह का म्यूजिकल स्टाइल है, कि क्लासिकल म्यूजिक का एक स्टाइल है। कि और उसमें क्या कुछ वर्सेस दिए गए हैं, और उन वर्सेस का क्या है? कि वर्स, ओ मदर सरस्वती, यू आर द डिवाइन लाइट इन द वर्ल्ड। माँ सरस्वती, तुम इस दुनिया की सबसे पवित्र रोशनी हो। के एंड यू आर कंप्लीट विथ ऑल क्वालिटीज, और तुम संपूर्ण हो, तुम कंप्लीट हो के सब सब गुणों से, सब क्वालिटीज से। इफ इब्राहिम, यानी मैं इब्राहिम, क्योंकि वो बुक लिख रहे हैं, कि इब्राहिम रिसीव्स योर ग्रेस, अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाए, देन द पोएट्री ऑफ द नवरस विल बिकम एटर्नल। तो इस बुक में, इस किताब नवरस में जो मैं पोएट्री लिख रहा हूँ वो इटर्नल हो जाएगी, मतलब तमाम जिंदगी के लिए इटर्नल रहेंगी, यानी कभी नष्ट नहीं होंगी, कभी बर्बाद नहीं होंगी, इटर्नली रहेंगी। इस टेक्स्ट को मराठी में भी ट्रांसलेट किया गया है। किसने किया है? डॉक्टर सैयद याहया निशित ने। एंड एडिटर कौन थे? डॉक्टर अरुण प्रभु ने। इतना आपको पर्टिकुलरली शायद ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इब्राहिम आदिल शाटू ने, रूलर ऑफ बीजापुर, इब्राहिम आदिल शाटू ने कौन सी बुक लिखी थी? तो नाम याद रखिएगा, किताब नवरस। और किस बारे में थी? क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में।
फिर हमने देखो जो भी आर्ट सो फार हमने पढ़ा, पेंटिंग के बारे में पढ़ा, उसमें हमने फोक ट्रेडिशन भी देखा, क्लासिकल भी देखा, और अंग्रेजों का क्या इम्पैक्ट था पेंटिंग पे वो भी देखा। ऐसा ही हमने स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के साथ भी किया। ऐसा ही परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ भी है। जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, तो उन वो लोग भी अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपना आर्ट, अपना कल्चर, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी एजुकेशन, सब कुछ उठा के लाए थे। और वो सब कुछ हम इंडियंस भी फेमिलियर होते गए, उनके बारे में जानते गए, उनके बारे में समझते गए। इसीलिए हमारे कल्चर, हमारे आर्ट, हमारी एजुकेशन, हमारी भाषा उनके साथ ब्लेंड होती गई थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत सारे फेस्टिवल्स जो म्यूजिक और डांस के होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इनमें से महाराष्ट्र में एक कौन सा कॉमन है सबसे, वो है सवाई गंधर्व फेस्टिवल, जो पूना में होता है। कि उसका आई थिंक मुझे कुछ पुराने फोटोज मिले थे, ये है एक पुराना पोस्टर है। सवाई गंधर्व जो थे वो एक म्यूजिशियन थे, महाराष्ट्र से एक वोकलिस्ट थे। सो उनके हॉनर में ये सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव होता है पुणे में हर साल ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम में। सो ये पिछले साल के इवेंट का कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मुझे मिली थी ऑनलाइन। सो आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन जिनका फोटो मैंने आगे दिया है ना, इनकी वजह से हमें पता चलता है कि इंडियन क्लासिकल आर्ट के साथ जब यूरोपियन आर्ट को ब्लेंड किया गया तो क्या हुआ। लेटली हाल फिलहाल में हमें क्या देखने मिलता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कैसे फ्यूजन करने के, नए स्टाइल ऑफ म्यूजिक को बनाने के लिए, ताकि हम लिमिटेड ना रहें किसी पर्टिकुलर स्टाइल या स्कूल में। आप कुछ भी किसी नए इंसान से मिलोगे, जो जैसे मैंने कहा आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो टोटल ऑपोजिट कल्चर से है, तो आप उनके बारे में कुछ ना कुछ सीख लेते हो, आप उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हो। जैसे हम अंग्रेजों की वजह से इंग्लिश बोलना सीख गए, वो हम पे शासन करके गए पर इंग्लिश पीछे छोड़ गए। वैसा ही अभी भी हमारे आर्ट्स के साथ भी होता है। हम लोग एक ही दायरे में बन के नहीं रहना चाहते कि हम बस हिंदुस्तानी म्यूजिक या क्लासिकल संगीत पर ही फोकस करेंगे। अब हम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, हम गिटार वगैरह भी प्ले करते हैं, हम वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पॉप म्यूजिक भी बनाते हैं। इंडिया में रैप्स बनते हैं, के बहुत सारे रैपर्स हैं, के डांस फॉर्म्स डेवलप हुआ है। पहले सिर्फ हमारे ये कल क्लासिकल डांस हुआ करते थे, कथक, कथकली, भरतनाट्यम वगैरह, लेकिन आजकल हम लोग सालसा, बैले ये सब भी देख रहे हैं कि डांस में। और कई कई बार ना लोग इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट को और वेस्टर्न परफॉर्मिंग आर्ट को ब्लेंड करके ना कुछ नया बनाने की करते हैं, जैसे फ्यूजन करते हैं ना। जैसे एक फ्यूजन होता है, एक हो गया पिज्जा और एक हो गया हमारा पनीर टिक्का। आजकल लोग करते हैं पनीर टिक्का पिज्जा, तो वो क्या है, फ्यूजन है ना खाने का, इंडियन और इटालियन टेस्ट को ब्लेंड कर दिया। वैसा ही आर्ट के साथ भी, डांस और म्यूजिक के साथ भी कर रहे हैं ब्लेंड करना। इसमें एक नाम है पंडित उदय शंकर, जिनका ये मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया ना, ये है पंडित उदय शंकर। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन डांस कहा जाता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली किसी एक इंडियन डांस फॉर्म पे, किसी एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म पे अटके नहीं थे, अडियरिंग नहीं थे। अडियरिंग मतलब अटके रहना या किसी एक फॉर्म को पकड़े रहना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, कुछ यूनिक फ्यूजन स्टाइल्स बनाए। उन्होंने इंडिया के क्लासिकल डांस को, फोक डांस को, ट्राइबल डांस को वेस्टर्न थिएटर के टेक्निक्स के साथ ब्लेंड किया। वेस्टर्न टेक्निक्स, वेस्टर्न आपने ओपेरा सुना होगा, पता नहीं शायद आपने सुना हो सकता है। फिर हमारा वेस्टर्न म्यूजिक है, आजकल बहुत सारे हम सुनते हैं कि म्यूजिशियंस को। तो इन्होंने क्या किया, ये डांस के प्रोमिनिएंट थे। इन्होंने एक नया फॉर्म क्रिएट किया। ही सक्सेसफुली क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा। So he also included various forms of folk dance in his style. मैंने आपको बताया क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स, कुछ ट्राइबल डांस फॉर्म्स को यूरोपियन स्टाइल से ब्लेंड करके कुछ नया फ्यूजन क्रिएट किया इन्होंने। Thus, the scope of presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding. लोग रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं डांस फॉर्म्स में। इंडियन डांस फॉर्म को वेस्टर्न से मिक्स करना, इंडियन म्यूजिक को वेस्टर्न स्टाइल से मिक्स करना, कुछ ना कुछ नया होता रहता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में।
और ऐसा ही विजुअल आर्ट्स में भी हो रहा है, पेंटिंग्स वगैरह के साथ, स्कल्पचर के साथ। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया, इंडिया में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल लंदन होके। सो ये लास्ट पार्ट है हमारा, आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो आर्ट्स, आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज। पहले हिस्ट्री फिलोसॉफी का पार्ट हुआ करती थी, अब आर्ट हिस्ट्री भी ना पहले हिस्ट्री का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब आर्ट हिस्ट्री जो है ना वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट ब्रांच हो गई है। कि जैसे हिस्ट्री फिलोसॉफी से अलग हो गई ना, वैसे ही आर्ट हिस्ट्री मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से अलग होती जा रही है। Various opportunities of research are available in this field. Art historians can work in the field as journalism. आर्ट हिस्टोरियंस को कहाँ पे क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या क्या चांसेस हैं अपने करियर के लिए, जर्नलिज्म में जा सकते हो। फिर आर्ट, आर्ट का जो पूरा बाजार है, आर्ट मार्केट है ना, वो खुद में ही एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे हमेशा हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो आर्ट को एक वैल्यूएशन दे सके। जैसे ये देखो, ये एक है, इनमें से एक है रियल है, एक फेक है, ये एक पीस ऑफ आर्ट है समझ लो। एक पेंटिंग हो गई, यहाँ पे नीचे एक पेंटिंग है, इनमें से कौन सी असली है कौन सी नकली है, ये डिफरेंशिएट करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। फिर इसकी वैल्यू कितनी बैठती है। जैसे कोई पेंटर है, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग बनाई लियोनार्डो डा विंची, वो बहुत ही मिलियंस में जाती है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग वो भी बहुत महंगी है। के तो इनकी वैल्यू क्या है, ये डिसाइड करने के लिए आर्ट एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कि वो बताते हैं कि ये पेंटर कितने प्रोमिनेंट थे, इनकी पेंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इनकी पेंटिंग कितनी पुरानी है, उस हिसाब से वो वैल्यू डिसाइड करते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये पेंटिंग असली है या नकली। सो हमेशा आर्ट में, आर्ट के मार्केट में हमेशा एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो आर्ट की वैल्यू बता सके और उसकी जेन्युइननेस बता सके। फिर हेरिटेज मैनेजमेंट, कल्चरल टूरिज्म, चैप्टर 3 में मैंने बताया था। आर्काइव्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडोलॉजी, इन सब फील्ड्स में हमेशा आर्ट हिस्टोरियंस की जरूरत होती है। कि इनमें भी आर्ट अप्लाई होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है ना, जैसे हड़प्पा में हमें पुरानी मूर्तियां मिली थी, या ये चोला पीरियड की पुरानी मूर्ति मिली, तो हमको कोई आर्ट एक्सपर्ट चाहिए जिसको पता हो के, जिसको नॉलेज होगी हिस्ट्री का। या जैसे किसी आर्ट हिस्टोरियन को पता था कि इंडिया में बुद्ध की ये मूर्ति बनने से पहले ग्रीस में ऐसी मूर्तियां बनती थी, तो वो बता सकता है कि ये इस पे इन्फ्लुएंस कहाँ का है, ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस है इस मूर्ति में। सो ऐसे हमको हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म, आर्ट, साइंस, आर्कियोलॉजी वगैरह, इन सब में आर्ट हिस्टोरियंस की जरूरत होती है। फिर अप्लाइड आर्ट, द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आर प्राइमरी लुक्ड अपॉन एज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, एग्जीबिशन देखने जाओ, चाहे ड्रामा देखने जाओ, मूवी देखने जाओ, ये सब हमारा क्या है, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। कि आर्टिस्ट प्राइमरीली परफॉर्म प्राइमरीली विद दिस पर्पस। एक डांसर का या एक सिंगर का प्राइमरीली गोल क्या होता है, जब वो गाता है या डांस करता है, तो उसका मकसद क्या है, एंटरटेनमेंट, लोगों का मनोरंजन। However, there is a scope to combine artistic creation with utility value to make it economically viable. Thus, an artistic creation with a utilitarian purpose is called applied art. जब एक आर्टिस्टिक क्रिएशन किसी यूटिलिटी के पर्पस से की जाती है, जैसे कि एक डांसर डांस कर रहा है, वो क्या है, आर्टिस्टिक क्रिएशन है, और उसका यूटिलिटी पर्पस क्या है, कि आपकी ऑडियंस का मनोरंजन हो रहा है। कि ऑडियंस, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हम लोग टिकट्स पे करके स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनने जाते हैं, या कोई डांस देखने जाते हैं, या कोई मूवी देखने जाते हैं, टिकट की कॉस्ट पे करके। तो एक्टर एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि आप एक प्राइस देके अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको परफॉर्म करते हुए देखने आओगे। तो इसको क्या कहते हैं, अप्लाइड आर्ट कहते हैं। कि एक आर्टिस्टिक क्रिएशन है, एक आर्टिस्ट है जो कुछ क्रिएट कर रहा है, और उसकी यूटिलिटी पर्पस क्या है, कि आपका मनोरंजन हो रहा है। सो क्या क्या इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स, art directions for films and televisions, creating attractive layouts of books, magazines, calligraphy, production of greeting cards, invitation cards, customized stationery, gift objects, etc. are field of applied arts. आप में से किसी ने कैलीग्राफी सीखी होगी,
तो आपको क्या क्या फील्ड्स है, क्या फील्ड्स में जा सकते हो? इनविटेशन कार्ड्स पे जरूरत होती है कि ग्रीटिंग कार्ड्स पे जरूरत होती है कि बहुत सारे बुक्स और मैगजीन्स होती हैं, उनका कवर होता है। बुक का कवर कौन डिजाइन करता है? राइटर जो है ना बुक का कवर बनाता है, उसके लिए आर्टिस्ट लगता है कि। फिर मूवीज हो गई, आपको किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे मूवी बनानी है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके जिस पीरियड के ऊपर आप मूवी बना रहे हो, मान लो अगर आप मुगलों के टाइम की बना रहे हो तो कोई आपको आर्ट डायरेक्टर चाहिए जो आपके लिए ऐसा सेट तैयार कर सके। तो उसके लिए हमें आर्ट डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। मूवीज और टीवी शोज के लिए, मैगजीन और किताबों के लिए बनाने के लिए हमें आर्टिस्ट चाहिए कवर बनाने के लिए। फिर आर्किटेक्चर के फील्ड में है, फोटोग्राफी है, आजकल तो एनीमे चलते हैं कि एनिमेटेड ग्राफिक्स होते हैं कि। फिर इवन ज्वेलरी के लिए ज्वेलरी डिजाइनर्स होते हैं, क्लोथ्स में फैशन डिजाइनर हो गए, फिर आपके इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, इन सब की जरूरत होती है। इन सब का एक आर्टिस्टिक आइडिया होता है जो यूटिलाइज हुआ किया जाता है। आप एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करते हो, वो अपनी आर्टिस्टिक माइंड को अप्लाई करता है, अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को अप्लाई करता है आपके घर को डिजाइन करके देने के लिए। एक फैशन डिजाइनर आपके लिए कुछ आउटफिट बना रहा है तो वो अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को अप्लाई कर रहा है। वैसा ही आर्किटेक्चर में भी है, एक बिल्डिंग तैयार करना इज नॉट, वो ईट पत्थर से ज्यादा होती है कोई इमारत। उसको डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्ट चाहिए जो सब देखे कि इस एरिया में हम कितनी लंबी बिल्डिंग बना सकते हैं, कितनी चौड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, इसमें हवा पानी के लिए हम कैसे जगह रखें कि लोगों को ज्यादा सफोकेट ना हो। जिस फिर अगेन ऑर्नामेंट्स हो गए, मेटल्स हो गए, अर्थ पॉट्स हो गए, हमारे घर में बर्तन होते हैं जिनपे डिजाइन बनी हुई होती है, प्लेट्स होती हैं कि जिनपे फूल वगैरह पत्ती वगैरह बनी होती हैं, हमारे घर की बेडशीट्स होती हैं कि। ये सब क्या है कि ये सब आर्टिस्टिक स्किल्स हैं के जो यूज हुई हैं किसी किसी पर्पस से, किसी यूटिलिटी के पर्पस से। अब पेंटिंग तो चलो दीवार पे टांग के रखने की बात है, लेकिन जब आप फैशन डिजाइनिंग में जाओ, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाओ, आर्किटेक्ट बनो, तो ये सब क्या है? आर्टिस्टिक स्किल्स हैं जो कोई ना कोई यूटिलाइज करेगा, कोई ना कोई यूज करेगा। तो ये सब क्या है? अप्लाइड आर्ट है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर के वीडियो में बताया था ना कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है, वैसे ही ये है अप्लाइड आर्ट। हिस्ट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशन, वैसे ही आर्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन। सो जो भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है ना, उनमें प्लानिंग की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, प्रोडक्शन की जरूरत होती है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और स्किल्ड इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है हर स्टेज पे। Some of the production process of artistic objects have a history of certain traditions. कुछ आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की तो कोई हिस्ट्री होती है कि कोई ट्रेडिशन होती है, कोई प्रथा होती है। जैसे हर साल बहुत सारे स्कल्प्टर्स गणपति की मूर्ति बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं इसी पीरियड ऑफ टाइम में। बहुत सारे म्यूजिशियंस ढोल की प्रैक्टिस करते हैं, नागपुर ढोल की, नासिक ढोल की, जो कि हम गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे भजन सिर्फ प्ले होते हैं। तो वो पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं कि वो एक आर्ट है जो पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए। Hence, the syllabi of training courses of art design include the history of various industrial and cultural traditions. इसलिए ये सिर्फ लिमिटेड आर्ट, सिर्फ आर्ट तक लिमिटेड नहीं है। हर एक आर्ट की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, और वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी अप्लाई होती है कि there are few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field. चाहे फोटोग्राफी हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे आर्किटेक्ट बनना हो, चाहे स्कल्प्टर बनना हो, इन सबके कोर्सेज के लिए आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में मिलेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में वर्ल्ड रेनाउंड है। डिजाइन नाम में ही है, डिजाइनिंग के लिए, आर्ट के लिए। और उसमें ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं 2015 से। सो द नेक्स्ट लेसन विल बी अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री। मेरा अगला वीडियो जो होगा इसी पे होगा, हमारा अगला चैप्टर हिस्ट्री की। हिस्ट्री किस बात की? मास मीडिया की। क्या है मास मीडिया? अगले ही चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी। आपकी एक्सरसाइजेस है, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश। पेंटिंग स्कल्पटिंग क्या है कि विजुअल परफॉर्मिंग फोक या ट्रेडिशन, ये हो गया विजुअल आर्ट। That the dash saw the rise of Mathura school. कुषाण पीरियड, गुप्ता पीरियड, राष्ट्रकूटता या मौर्य? तो कुषाण पीरियड। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, कुतुब मीनार, मेहरौली, गोल गुम्बज, विजयपुर, बीजापुर।
छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस न्यू दिल्ली एंड ताजमहल आगरा. Obviously, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इज इन मुंबई, नॉट इन दिल्ली. 8 हेमनपति बनती स्टाइल एंड मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो आर्ट क्या है ये मैंने आपको इस छोटे से पीडीएफ में आपको समझाया था, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में. आर्ट क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, अपना विजडम शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना. इमोशन, सेंसिबिलिटी, इमेजिनेशन और स्किल्स को मिला दो तो एक बढ़िया आर्ट वर्क बन जाएगा. फिर हेमंतपति स्टाइल, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं. उसमें से मैं आपको नोट्स बना के देने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे. सो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन करिए जाकर के अभी. सो लेट्स सी, मैंने कुछ बोला तो नहीं? नहीं हो गया. इसी में हमारा चैप्टर कंप्लीट. ये बाकी के जितने भी आपके इन डिटेल आंसर्स हैं, वन सेंटेंस आंसर्स हैं, रीजनिंग है, इन शॉर्ट आंसर्स हैं, इन डिटेल आंसर्स हैं, और जो भी टेबल्स हैं, ये सब आपको मैं एक ही पीडीएफ में पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है ना कंप्लीट कर दूंगी, जिसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे. सो जाइए, जाकर के ज्वाइन करिए अपने नोट्स के लिए अभी के अभी. सो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 अगले महीने. अगला वीडियो होगा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2. सो तब तक के लिए आप लोग जाइए, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे अपने कमेंट्स में आप मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, आज की डेट, जिस डेट पर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ये दोनों ही आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए. अपनी अटेंडेंस भी मैं दे देती हूँ, आप लोग मुझे अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा. सो चलती हूँ. ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट. आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मुझे जीमेल पे लिख सकते हैं. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.